नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। मैं हृदय मिश्र आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। आइए आज की करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि क्या कुछ चीजें आज आपके लिए नई हैं। सबसे पहले कल हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था जिसका उत्तर सभी लोगों ने दिया था। अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत की किस संस्था ने यूई स्पेस एजेंसी के साथ में समझौता किया है? देखो, एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जो मैं प्रश्न आपको देता हूं, किसके लिए? आपके प्रैक्टिस के लिए। यह प्रश्न का उत्तर आप लोग जरूर दिया करिए। यह बात मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि हो सकता है कि पहली बात तो यह हो गया कि हो सकता है कि यही प्रश्न जो मैंने पूछा है वो आपके प्रश्न में, परीक्षा में आपके आ जाए, और चूंकि आप इसका उत्तर नहीं दिए रहेंगे तो फिर आपके पास और कोई विकल्प नहीं रहेगा। सर पे हाथ रख के रोएंगे बस, और कुछ नहीं होगा। क्योंकि भाई कम से कम एक महीने में 25 दिन तो मिनिमम होता है करंट अफेयर्स, यानी कि 25 दिन मैंने 25 क्वेश्चन आपके ऐसे रेडी हो गए। ठीक, अब सोचो कि अगर 4 महीना भी कर लिया आपने तो 25 चौका 100, 4 महीने में 100 क्वेश्चन आपके हो गए। 25 चौका 100 क्वेश्चन आपके हो गए 4 महीने में। मोस्ट इंपॉर्टेंट 8 महीने में 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 200 में से अगर 2 क्वेश्चन भी अगर आपके फंस गए सिर्फ इसका उत्तर देने पर, तो क्या बुराई है बॉस? तो इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि कम से कम इसका उत्तर आप लोग दिया करिए। आप लोग उत्तर देते हैं तो मुझे कोई पैसा नहीं मिलता, टोकन उसका नहीं मिलता है। हमारी आपकी कनेक्टिविटी नजर आती है, आपके लाइक करने पर अच्छा लगता है कि हाँ भाई लाइक कर दिया आपने, आप देख रहे वीडियो, इतना ही फायदा है और कोई फायदा नहीं है। तो भाई साहब जी लोग, बहन जी लोग, कम से कम इतना काम कर दिया करिए कि इसका उत्तर मुझे आप लोग प्लीज जरूर दिया करिए। डरा मत करिए कि आपके कमेंट्स को कोई देख रहा है, आपको कोई नहीं पहचानता है। रिलैक्स रहिए एकदम से, ठीक है? बहुत टेंशन हो तो जीमेल से अपनी फोटो हटा दीजिएगा, बस इतना कीजिएगा। कोई कुछ नहीं पूछने जा रहा है, आपने सही बताया गलत बताया, लेकिन जब आप उत्तर देते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी और आपकी कनेक्टिविटी नजर आती है और मुझे लगता है कि हाँ आप अवेयर हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। ओके, चलिए अब आज के लिए पहला टॉपिक है खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026। डेफिनेटली खेलो इंडिया गेम्स पर अलग अलग जो इसके संस्करण होते रहते हैं उनमें प्रश्न आता रहता है कि यह संस्करण कहां पर आयोजित किया गया, कब आयोजित किया गया, आदि कई सारे प्रश्न होते हैं। तो जम्मू कश्मीर के लेह में, ठीक है, यह पॉइंट ध्यान रखिएगा, कहां पर? जम्मू कश्मीर के लेह में शुरू हो रहे खेलो इंडिया। कौन सा गेम है? यह विंटर गेम्स है। विंटर गेम 2026 के लद्दाख चरण में एथलीटों, कोचों एवं तकनीकी अधिकारियों सहित 1000 से अधिक पुरुष एवं महिलाएं क्या ले रही हैं? पार्टिसिपेट इसमें कर रही हैं, हिस्सा ले रही हैं। KIWEG 2026 का उद्घाटन, मतलब कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन समारोह 20 जनवरी को हुआ। ठीक है, नवांग दोरजे स्टोनबदान स्टेडियम आर्मी रिंग और बर्फ से ढका हुआ गुफुक झील 26 जनवरी को खेलों के समापन तक आकर्षण का केंद्र रहेगा अपने आप पे। अच्छा, ये कहां पर है? अब आप यही पूछ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, चलिए, बर्फ पर खेले जाने वाले 2 खेलों कौन कौन सा? एक तो स्केटिंग, आप लोग करते भी होंगे, जैसे अभी ठंड का मौसम था तो बहुत सारे लोग गए होंगे स्केटिंग करने, मजा आया होगा। लेकिन ध्यान से क्या करिए, नहीं तो अगर थोड़ा सा इधर उधर गए तो काम मामला चला गया। तो स्केटिंग और हॉकी में 472 एथलीट ने हिस्सा लिया। इस वर्ष का नया आकर्षण ओलंपिक स्पर्धा फिगर स्केटिंग को शामिल करना है अपने आप में। यह एक नई बात इस बार की है, इसको ध्यान रखिएगा। पिछले वर्ष के KIWEG के लद्दाख चरण में मेजबान ने 13 में से 4 स्वर्ण पदक जीत करके पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया, जबकि तमिलनाडु और महाराष्ट्र क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर थे। ठीक है, खेलो इंडिया विंटर गेम 2026 का पहला चरण केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के युवा सेवा एवं खेल विभाग द्वारा भारतीय खेल प्राधिकरण की देखरेख में आयोजित किया जा रहा है। तो ये कुछ पॉइंट थे जो आपको खेलो इंडिया विंटर गेम 2026 जो कि लेह में किया जा रहा है आपके लिए हो जाएगा इंपॉर्टेंट, राइट? चलिए अब आप बताइए प्रश्न इस पर क्या हो जाएगा, लेकिन उसके पहले एक पॉइंट इसमें से और है। ये जो है ये भैया, ये इस आयोजन का दूसरा आयोजन है अपने आप पे खेलो इंडिया कैलेंडर का। पहला आयोजन दरअसल 5 से 10 जनवरी तक दीव में आयोजित खेलो इंडिया बीच गेम्स था। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ठीक है, इसको भी क्या करिए आप लोग टिक लगा लीजिए। ठीक है, भूलिएगा नहीं इसको भी, बिल्कुल भी किसी भी रूप में। चलिए आप बताइए प्रश्न इसमें से कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा। ओके, अच्छा एक बात बताओ, जो मैं आपको टास्क देता रहता हूं कि भाई ये काम करना है, आपको ये काम करना है, वो क्या आप लोग करते हैं या बस छोड़ देते हैं? मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप उसको छोड़ेंगे नहीं, स्किप नहीं करेंगे, बल्कि डेली क्लास देंगे। और महत्वपूर्ण बात है
क्लास करंट की बोर मत हुआ करिए। 1 घंटा अगर आप अपने करंट अफेयर्स को दे देंगे तो आप यकीन मानिए आपको एक बहुत बड़ा लीड आप ले लेंगे बाकी अभ्यर्थियों से। और मैगजीन पढ़ने पर कुछ नहीं होता है, देखने पर सुनने पर चीजें ज्यादा समय तक आपके जहन में रहती हैं, राइट। चलिए, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 का लद्दाख चरण किस स्थान पर आयोजित हो रहा है? श्रीनगर में, कारगिल में, लेह में या फिर गुलमर्ग में? बहुत आसान सा उत्तर है, उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लेह में हो रहा है, ठीक है ना। चलिए आइए, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 185वीं वर्षगांठ के अवसर पर इसे नए स्वर और नए रूप में पेश किया जाएगा, पेश किया गया। ये बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, किया गया है तो बीत गया है, ठीक है। तो इसमें दरअसल इसका नया स्वरूप देने के लिए किन को प्रस्तुत किया गया, अभी हम इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन आप जानते होंगे कि वंदे मातरम जो आपका है ये राष्ट्रीय गीत, तो वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ बनाई जा रही है, आप जानते होंगे। इसी के अवसर पर वंदे मातरम अभी चर्चाओं में भी था, कई सारे वाद विवाद इसके साथ जुड़े हुए हैं। राष्ट्रगान और वंदे मातरम को लेकर कई सारी चीजें वो हैं, दिक्कत वाली हैं, ठीक है। इस पर बहसबाजी होती रहती है, लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दूं, दरअसल हमारा राष्ट्रीय गान पहले वंदे मातरम ही होने वाला था अपने आप में, लेकिन वही है ना कि उठा पटक चलती रही इधर उधर से उधर। एक तो जालसाजी और चालबाजी भारत देश में ऐसी होती है कि चीजें खराब हो जाती हैं। जनगण मन अधिनायक जय है, भात भाग विधाता, ठीक है। ये जो लाइन है बेसिकली ये किस लिए गाई गई थी आप शायद जानते होंगे, नहीं जानते तो इतिहास के पन्नों में जाइए और सर्च कीजिए। आप युवा हैं, यूथ है, सही जानकारी भी आपको होनी चाहिए एग्जैक्टली कि क्या था। ऐतिहासिक पन्नों पर अगर आप अपनी नजर को नहीं दौड़ाएंगे तो आप अपनी संस्कृति परंपराओं और उस वास्तविकता से क्या हो जाएंगे, अपने आप को खो देंगे। जैसे कि अभी आजकल चल रहा है किसी भी धर्म जाति पर टीका टिप्पणी करना बिना किसी जानकारी के, है ना। चलिए, तो इस ऐतिहासिक प्रस्तुति के लिए भारत के जाने माने संगीतकार कौन है और ऑस्कर विजेता भी कौन है? एम कीरावणी को चुना गया है। ऑस्कर विजेता है एम कीरावणी। ये दरअसल राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम हमारा है, इसको क्या होंगे, इसको एक नया स्वर दिया जाएगा जो कि अभी प्रस्तुत किया जाएगा। कौन है एम कीरावणी? एम कीरावणी का जन्म 4 जुलाई 1961 को आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले के कोवर में हुआ था। उनका पूरा नाम कोडरी मार्क थमड़ी कीरावणी है। उनका परिवार फिल्मी पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ है। उनके पिता कोडरी शिवशक्ति दत्ता गीतकार और पटकथा लेखक भी थे। एस राजामौली और एम श्रीलेखा उनके कजिन हैं। उनके भाई म्यूजिक डायरेक्टर कल्याणी मलिक हैं। उनकी पत्नी एम श्रीवल्ली फिल्म प्रोड्यूसर हैं और उनके दोनों बेटे संगीत और अभिनय की दुनिया में काम कर रहे हैं। इस तरह उनका परिवार फिल्म और संगीत से जुड़ा हुआ है। तो ये पूरे फिल्मी परिवार जुड़े हुए हैं। 1987 में इन्होंने कैरियर की शुरुआत की थी। कीरावणी ने 1987 में अपने कैरियर की शुरुआत सहायक संगीत निर्देशक के रूप में की और उन्होंने तेलुगु संगीतकार के चक्रवर्ती और मलयालम संगीतकार सी राजमणि के साथ काम किया। स्वतंत्र संगीतकार के रूप में उनको पहला मौका फिल्म किसमें, कल के 1990 से मिला, लेकिन यह फिल्म रिलीज नहीं हुई। उनकी किस्मत तब बदलती है जब 1991 में राम गोपाल वर्मा की फिल्म कौन, छड़ छड़म रिलीज हुई। इस फिल्म के सारे गाने हिट साबित हुए और कीरावणी ने पूरे दक्षिण भारतीय सिनेमा में अपनी एक अलग पहचान बना ली। तो ये इस प्रकार से इनकी खास उपलब्धि रही है और कई सारे पुरस्कार इनको मिले। इनमें एक ऑस्कर अवार्ड, एक गोल्डन ग्लोब, 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 11 नंदी पुरस्कार और 8 फिल्म फेयर अवार्ड शामिल हैं। इनके अलावा उन्हें भारत सरकार ने ये देखिए 2023 में पद्मश्री से भी क्या किया था, सम्मानित किया था, जो कि क्या हो जाएगा आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये इनके बारे में आपको एग्जैक्टली जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, याद रहेगा पॉइंट, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब आप बता दीजिए भाई इसका प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, तुरंत आंसर दीजिए मुझे। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को नए स्वर और नए रूप में प्रस्तुत करने के लिए किस संगीतकार को चुना गया था? तो AR रहमान, इलैया राजा, एम कीरावणी या अमृत त्रिवेदी? आज ही ऑप्शन सारे सी हो गए हैं, कोई बात नहीं, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो, जो भी संगीतकार या जो भी अलग अलग प्रकार के जो वाद्य यंत्रों को बजाते हैं, अगर वो चर्चाओं में रहते हैं, उनको कोई पुरस्कार मिलता है या उनका निधन हो जाता है, तो वह टॉपिक जो है क्या रहता है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। चलिए, तो सी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स RNI अभी ये चर्चाओं में है। पहली बार एक अलग प्रकार का इंडेक्स जारी किया गया है भारत में। किस प्रकार का? ये जो इंडेक्स जारी किया गया है
ये कैसे किसी देश की प्रगति का आधार हम लोग जीडीपी वगैरह सामान्य तौर पर मानते हैं, लेकिन नहीं, अर्थव्यवस्था में अब क्या हो जाएगा कि जीडीपी के साथ साथ में वह जो देश है वह किसी अपने जवाबदेही, नैतिक शासन, पर्यावरणीय जिम्मेदारी आदि तत्वों पर भी कितना रिस्पॉन्सिबल है, इस बिहाफ पे उसकी रैंकिंग की जाएगी। और अभी जो है इसको क्या किया गया है, इसको लॉन्च किया गया है। तो ये अलग प्रकार का है कि हम केवल जीडीपी को नहीं देखेंगे देश की अर्थव्यवस्था और देश की प्रगति का आधार, हम केवल जीडीपी को नहीं बनाएंगे कि केवल जीडीपी है या आंकड़ा जो है आर्थिक आंकड़ा हो जाएगा, नहीं, हम एनवायरमेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल हैं या नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम गरीबी के प्रति, हम अपने जो हमारे अलग अलग फील्ड होते हैं, हम उन नैतिक शासन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जवाबदेही, रिस्पॉन्सिबल कितना है हम, क्या हमारा शासन रिस्पॉन्सिबल है अपने कार्यों के प्रति कि नहीं है, क्या वो ट्रांसपेरेंसी को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यानी कि अकाउंटेबिलिटी है कि नहीं है हमारे शासन में, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं है, ट्रांसपेरेंसी है कि नहीं है, और नैतिक शासन है कि नहीं है, मोरल जो वैल्यूज होती हैं वो गवर्नेंस में है कि नहीं है, और हम अपने एनवायरमेंट के प्रति, अपने सोसाइटी के प्रति कितने रिस्पॉन्सिबल हैं, इन सभी आधारों पर हम इस रैंकिंग को गणना करेंगे। और अपने आप पे निश्चित तौर पर यह जो रैंकिंग जो अपने आप पे जारी की जाएगी वह देश की वास्तविक जो है प्रगति बनेगी। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, अभी हम देश की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ठीक है, लेकिन चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अगर हम हैं तो क्या सिर्फ चौथी अर्थव्यवस्था बन जाने से क्या देश में गरीबी खत्म हो गई, क्या देश से बेरोजगारी खत्म हो गई, क्या देश में अब गरीब नहीं है, या देश में कोई अन्य प्रकार की समस्याएं नहीं है, क्या सांप्रदायिकता नहीं है, क्या धार्मिक कट्टरवाद नहीं है, या फिर क्या अलग अलग चीजें नहीं है? हैं, डेफिनेटली हैं। देश की प्रगति का आधार तब होता है, या इसको दूसरे शब्दों में कहूं, राम राज की संकल्पना तब साकार होती है जब सुखी हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भावेत्। तब कहते, इसीलिए तो प्रार्थना की गई कि हे नाथ सब सुखी हो, कोई ना हो दुखारी, सब हो निरोग भगवान, धन धान के भंडारी, सब भद्र भाव देखें, सन्मार्ग के पथिक हो। क्या? सन्मार्ग के पथिक हो, अच्छे मार्ग पर चलने वाले हो, ठीक है, तो सन्ग मार्ग के पथिक हो, और भूखा न कोई सोवे, सृष्टि में प्राणधारी। तो यह संकल्प जब हमारे भीतर रहेगा तब कहा जाएगा कि हां देश प्रगति कर रहा है। आप इकोनॉमिकल डेटा में आप एकदम नंबर 1 हो गए, सुपर पावर हो गए, वर्ल्ड की नंबर 1 इकोनॉमी हो गए, लेकिन अगर आपके देश में एक भी व्यक्ति अगर भूखा सोता है तो फिर उस आर्थिक डेटा का कोई मोल नहीं रह जाता है। अगर शासन प्रशासन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को नहीं फुलफिल कर पाता है, ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती है, गुड गवर्नेंस का संकल्पना का कॉन्सेप्ट नहीं रहता है, तो फिर वह राष्ट्र सुखी नहीं रह सकता है, वह राष्ट्र अपने आप में सशक्त नहीं है। यह बात ध्यान। तो इसी परिप्रेक्ष्य में इस नए प्रकार के जो है इंडेक्स को जारी किया गया है। तो भारत में पहली बार वैश्विक स्तर का इंडेक्स लॉन्च किया गया है, जो किसी देश की प्रगति को केवल जीडीपी या आर्थिक आंकड़ों, इकोनॉमिकल जो डेटा होता है उसके आधार पर नहीं, बल्कि उसकी जवाबदेही, नैतिक शासन, पर्यावरणीय जिम्मेदारी और नागरिकों की भलाई के आधार पर मापेगा कि सिटीजन चार्टर जो बनाया गया है वास्तव में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, किसी भी सिटीजन को कोई दिक्कत तो नहीं है। इसका नाम जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक यानी कि रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स RNI रखा गया है, जिसे देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की उपस्थिति में लॉन्च किया गया है। ठीक है बॉस, चलिए इस इंडेक्स के लिए IIM मुंबई, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी कि JNU और डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर ने वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन के साथ मिलकर के काम करने की घोषणा की है। इसका मकसद देशों की जिम्मेदारी, नैतिक शासन और लंबे समय की सोच को सामने लाना है। यह साझेदारी वैश्विक स्तर पर जिम्मेदार राष्ट्रों के मूल्यांकन की दिशा में एक अहम कदम मानी जाएगी। इस पहल के जरिए यह भी बताया गया है कि आज के जटिल वैश्विक माहौल में किसी देश की मजबूती केवल उसकी आर्थिक ताकत से नहीं, बल्कि उसकी जवाबदेही, दीर्घकालिक सोच, नैतिक मूल्यों और पर्यावरण के प्रति प्रतिबद्धता से तय होती है। साथ ही देशों के बीच आपसी सीख और सहयोग की आवश्यकता को भी रेखांकित किया गया है। इसमें आप डेवलप हो जा रहे हैं और एक तरफ पर्यावरणीय क्षरण कर रहे हैं, आप बिल्डिंग पे बिल्डिंग बना रहे हैं, लेकिन एक तरफ आप जंगलों को काट रहे हैं, तो क्या हम इसको डेवलपमेंट कहेंगे? नहीं। यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एनवायरमेंट या आवर एनवायरमेंट, तो फिर यू
विल नेवर ए डेवलप कंट्री, यू विल नेवर मेक अ डेवलप कंट्री। ये बात जहन में रख लीजिए कि ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि अगर एक तरफ आप विकास करें और एक तरफ आप विनाश करें, दोनों चीजें साथ में नहीं चल सकती हैं, ठीक है। इसीलिए संपोषणीय और संधारणीय विकास का कॉन्सेप्ट आया था, लेकिन हम उसको नहीं पूरा कर रहे हैं। इसीलिए 17 एसडीजी गोल्स बनाए गए, लेकिन हम अभी हालिया रिपोर्ट के अनुसार यह डाटा आया है कि जो 17 एसडीजी गोल जिनको पूरा करने का लक्ष्य कब तक रखा गया था, जो 17 एसडीजी जो गोल हैं उनको पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था कब तक, 2030 तक। लेकिन रिपोर्ट कहती है कि मोस्टली जो कंट्री हैं 99% कंट्रियां इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगी। क्या मतलब बनता है फिर कोई इसके अलावा जिस प्रकार से अभी पूरी जो भू राजनीतिक जो व्यवस्था बन रही है, जो जियो पॉलिटिक्स से पूरे वर्ल्ड में किस प्रकार की है, किसी से छिपा नहीं है अपने आप में, तो ये हम इसको प्रगति नहीं कहेंगे, है ना। चलिए, या इंडेक्स दरअसल 3 मुख्य आधारों पर तैयार किया गया है। पहला आधार कौन सा है? पहला है आपका पहला आंतरिक जिम्मेदारी, जिसमें नागरिकों की गरिमा और भलाई देखी जाती है कि भाई हमारे जो सिटीजन हैं उनकी अपनी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और उनकी गरिमा और उनकी भलाई के लिए काम किया जाता है। दूसरा क्या है? दूसरा आपका है पर्यावरणीय जिम्मेदारी, इसमें पर्यावरण संरक्षण और जलवायु बदलाव पर काम को आंका जाता है। तीसरा नंबर क्या है? तीसरा बाहरी जिम्मेदारी, जिसमें शांति और वैश्विक सहयोग में देश के योगदान को मापा जाता है। यह मानव केंद्रित दृष्टिकोण ऐसे समय में उम्मीद जगाता है जब वैश्विक सुधारों की आवश्यकता महसूस की जा रही है। यानी कि जिस प्रकार से ग्लोबल लेवल पर भी उठापटक चल रही है, ऐसे में यह इंडेक्स उस देश को आईना दिखाने का काम करेगा कि बॉस आप कहते हो कि हम डेवलप हैं, नहीं, आप डेवलप कंट्री नहीं हैं, आप इन सारे फैक्टर पे आप काम नहीं कर रहे हैं, देन इसका मतलब यह हो कि आप अच्छी कंट्री नहीं है, आप डेवलप कंट्री नहीं कहे जाएंगे, ठीक है। चलिए, अब आप बताइए प्रश्न, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? भारत में पहली बार लॉन्च किए गए उस वैश्विक इंडेक्स का नाम क्या है जो किसी देश की प्रगति को केवल जीडीपी के बजाय जवाबदेही और नैतिक शासन के आधार पर मापता है? नंबर 1 ग्लोबल गवर्नेंस इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक या फिर सतत विकास सूचकांक। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? अभी तो हमने आपको बताया जस्ट, ठीक है। क्या हो जाएगा? जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सारा ही ऑप्शन सी हो गया भाई। भारतीय नौसेना का सेल ट्रेनिंग शिप आईएनएस सुदर्शनी चर्चाओं में रहा है। अभी हाल ही में भारतीय नौसेना का सेल ट्रेनिंग शिप आईएनएस सुदर्शनी 20 जनवरी को लुकायन 26 की लुकायन 26 की अपनी मुख्य यात्रा पर निकला है, जो 10 महीने को एक ट्रांस ओशनिक अभियान है अपने आप में। भारत की समृद्ध समुद्री विरासत और वसुधैव कुटुंबकम की सोच को समुद्रों के पार दर्शाते हुए यह शिप 13 देशों के 18 विदेशी बंदरगाहों से गुजरते हुए 22,000 नॉटिकल मील से अधिक की दूरी क्या करेगा? तय करेगा अपने आप। तो ये बड़ी बात है अपने आप, इसका नाम आप ध्यान रखिएगा। डिफेंस मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग इस तैनाती का एक मुख्य आकर्षण आईएनएस सुदर्शनी का प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय टॉल शिप कार्यक्रमों एस्केल ए सेट फ्रांस में और अमेरिका के न्यूयॉर्क में SAIL 250 में हिस्सा लेना होगा। इन दोनों कार्यक्रमों में आईएनएस सुदर्शनी भारत की गौरवशाली समुद्री विरासत और समुद्री परंपराओं का क्या करेगा? प्रतिनिधित्व करेगा अपने आप में, जो कि बहुत अच्छी बात है अपने आप में, है ना। चलिए बताइए भाई प्रश्न क्या हो जाएगा उसका उत्तर। अच्छा, एक बार और है। इसके अलावा वहीं यात्रा के दौरान 200 से अधिक भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल के प्रशिक्षु गहन से प्रशिक्षण लेंगे, जिसमें उन्हें लंबी दूरी के समुद्री नेविगेशन और समुद्र में पारंपरिक नौकायन का मूल्य अनुभव मिलेगा। यह तैनाती प्रशिक्षुओं को बड़े जहाज पर जीवन की बारीकियों से परिचित कराएगी और उन्हें दूसरी नौसेनाओं के प्रशिक्षुओं के साथ में बातचीत करने का अवसर भी प्रदान करेगी अपने आप पे। तो एक तरीके से ट्रेनिंग हो जाएगा इन लोगों का, है ना, जिससे पेशेवर आदान प्रदान को बढ़ावा मिलेगा और दोस्ती के स्थायी बंधन मिलेंगे। तो इसमें जो भी प्रशिक्षु होंगे भारतीय तटरक्षक बल के, उनको एक प्रकार की ट्रेनिंग मिल जाएगी और आगे उन्हें काम करने का एक अच्छा मौका मिलेगा अपने आप पे, ठीक है। चलिए, और ये जो है महासागर के विजन को भी आगे बढ़ाया जा सकेगा इस प्रकार की यात्रा करने से, ठीक है। चलिए बताइए, बोर तो नहीं हो रहे ना आप लोग? कोई दिक्कत तो नहीं ना? कोई इश्यू अगर रहा है तो बता दिया करो कमेंट करके, है ना, उसमें कोई इफ बट नहीं करना चाहिए आपको। चलिए, भारतीय नौसेना का सेल ट्रेनिंग शिप आईएनएस सुदर्शनी किस अभियान पर 20 जनवरी को रवाना हुआ? सागर परिक्रमा, लुकायन 26, वर्ण अभ्यास या फिर समुद्र शक्ति? तो ये क्या हो जाएगा? लुकायन 26, 20 द राइट आंसर। अच्छा, एक बात ध्यान रखो साहब, ये सागर परिक्रमा क्या है
वर्ण अभ्यास क्या है, और ये समुद्र शक्ति अभ्यास। ये तीनों आपको पढ़ना है, आपका मैं टास्क देता हूं। ये तीनों आप एग्जाम के लिए क्या है, आवश्यक है बॉस, ठीक है, ये बहुत आवश्यक, इसको आपको पढ़ना एनी हाउ, बिल्कुल नहीं छोड़ना है आपको, ठीक है, ये टास्क है आपका। और मैंने कई बार कहा है कि जितने भी हमारे अभ्यास होते हैं, जो भी सैन्य अभ्यास होते हैं, जितने भी सैन्य अभ्यास हैं, वो आप एग्जाम के लिए क्या होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उन सैन्य अभ्यासों की अगर मैं बात करता हूं तो खासकर जो भारत की कुछ खास देश हैं, जैसे कि भारत जापान के मध्य में कौन सा सैन्य अभ्यास होता है, किसकी सेनाओं के मध्य में, भारत के साथ में जापान, रूस, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, जापान, नेपाल, भूटान, ठीक है, अफगानिस्तान, ये सब कुछ कंट्री ऐसी हैं, और मालदीव, श्रीलंका, ये कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिनके प्रमुख युद्धाभ्यासों के बारे में अमेरिका आल्सो के बारे में प्रश्न पूछता है। तो सऊदी अरेबिया ऑलरेडी, तो ये कुछ कंट्री हैं जिनको मैंने नाम बताया है, इनको आप एक बार नोट कर लीजिएगा, और इनके युद्धाभ्यासों को आपको 110% याद करना है। अच्छा, कल हमने एक टास्क आपको और दिया था, ये टास्क है आपका, ये भी टास्क है आपका, और कल हमने टास्क आपको दिया था कि जो अलग अलग इंटरनेशनल जो आपके ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो कौन कौन से रिपोर्ट जारी करते हैं। याद आया, मैंने कल कहा था आपसे, भाई साहब करबद्ध निवेदन हाथ जोड़ के आप लोगों से है, जितना कहा करूं कृपया करके आप लोग प्लीज नोट कर लिया करिए। मैं आपसे बहुत निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को शेयर कर दिया करिए और इसको सुन लिया करिए, जो मैं टास्क देता हूं इसका बेनिफिट 110% मिलेगा आपको, गारंटी मैं देता हूं इसकी आपको। लेकिन कीजिएगा बॉस, तब हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। इसका एक्सपीरियंस पिछली जो एग्जाम्स हुए आपने देखा होगा कि लगभग सारे क्वेश्चन हमारे करंट के आए हैं विद प्रूफ, लेकिन अब वही है कि आप नहीं करते तो क्या कीजिएगा। चलिए खैर, नूर अहमद नूर अभी चर्चाओं में भाई साहब, भारतीय राजदूत के रूप में उनकी नियुक्ति हो रही है, भारतीय जो है उसमें। तो अब अफगानिस्तान और इंडिया के रिलेशन में चीजें थोड़ा सा आसान हो रही हैं, यानी कि भारत और अफगानिस्तान के बीच यह नया कूटनीतिक अध्याय क्षेत्रीय सुरक्षा और मानवीय सहायता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगस्त 21 में तालिबान की सत्ता में आने के बाद नई दिल्ली स्थित अफगान दूतावास अनिश्चितता के दौर में था, और अब अफगान दूतावास में इनकी नियुक्ति यहां पर इंडिया में हो रही है। इससे निश्चित तौर पर एक असर दिखाई देगा। नूर अहमद नूर की नियुक्ति भारत और तालिबान के बीच बढ़ते तकनीकी जुड़ाव का परिणाम है अपने आप में, ठीक है। और रूस की भूमिका की बात करें तो 3 जुलाई 2025 को रूस ने आधिकारिक तौर पर तालिबान सरकार को इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान के रूप में मान्यता दी थी। आप जानते होंगे बहुत सारे देशों ने दरअसल अफगानिस्तान को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता नहीं दी है। आप जानते होंगे अमेरिका का एक लंबे समय तक शासन था अफगानिस्तान पर, और उसके बाद जो है अल्टीमेटली क्या हुआ कि अब शासन वहां पर नहीं रहा, और उसके बाद फिर तालिबान का शासन वहां पर हो गया। आप एक कभी बात नोटिस कीजिएगा कि अमेरिका अपने से अगर 1000 किलोमीटर दूर किसी राष्ट्र में शासन करना चाहता है तो वो कभी जीतता नहीं है, उसका नुकसान ही होता है। बात चाहे अफगानिस्तान के लिए लीजिए, चाहे उधर सीरिया के लिए लीजिए, चाहे जिसके लिए लीजिए, दिक्कत होती है अपने आप पे। यही बात जो है लगभग ईरान के साथ भी हो रही है। लगभग 11-12 हजार किलोमीटर, 11,500 किलोमीटर की डिस्टेंस है अमेरिका और ईरान की। अब दिक्कत है भाई साहब, कोई भी चीज आप ले जा रहे तो फ्यूल भरने की दिक्कत ऊपर बहुत सारी समस्याएं आती हैं, दिक्कत होती है। हालांकि एक जानकारी मैं आपको और बता दूं कि भारत देश जो अखंड भारत था अपने आप में, उस अखंड भारत में अफगानिस्तान आपका पार्ट था इंडिया का। अफगानिस्तान, उधर इजराइल, ईरान, ये सब कहीं ना कहीं हमारे इंडिया के पार्ट थे अपने आप में। लेकिन वही है कि अखंड भारत को खंडित कर दिया गया अलग अलग लोगों के द्वारा, अलग अलग, जिसमें शिक्षा व्यवस्था को तहस नहस किया गया, उसके बाद फिर चीजें गड़बड़ की गई, है ना, आप जानते होंगे। लेकिन वही ये दिक्कत है कि क्या कीजिएगा। चलिए, बाकी अफगानिस्तान की संसद को शूरा कहा जाता है और ऐतिहासिक रूप से द्विसदनीय रही है, जिसमें वेलेसी जीरगा जो है निचला सदन और मेशरानो जिरगा उप सदन शामिल होता है। चलिए, यद्यपि भारत ने अभी तक तालिबान को आधिकारिक मान्यता नहीं दी है, लेकिन नूर अहमद नूर की नियुक्ति स्वीकार करना दर्शाता है कि भारत अफगानिस्तान में अपने रणनीतिक हितों को सुरक्षित रखना चाहता है। एक तरीके से भारत ने दे ही दी है तालिबान को, एक तरह से मान्यता दे दी है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी आप देखते होंगे कि भारत अफगानिस्तान के रिश्तों को लेकर के कई सारी बातें, कई सारी बैठकें हुई हैं बीच में। चलिए, आइए बताइए आप लोग क्या हो जाएगा इसका उत्तर। हाल ही में चर्चा में रहे नूर अहमद नूर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन्हें भारत में तालिबान शासन के पहले आधिकारिक राजनयिक के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। वर्ष 2025 में तालिबान सरकार को औपचारिक मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बना है,
ठीक है। अफगानिस्तान की संसद का ऐतिहासिक नाम शूरा है, क्या हो जाएगा? बोलिए बॉस, क्या हो जाएगा? इसका उत्तर मुझे लग रहा है कि क्या हो जाएगा, ए, बी और सी तीनों होना चाहिए, यानी एक दो तीन तीनों होना चाहिए, यानी कि आंसर नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो देखते हैं। ठीक है, न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे अभी चर्चाओं में हैं। दरअसल इन्हें मेघालय राज्य की न्यायपालिका में, उच्च न्यायालय में जो है उनको मुख्य न्यायाधीश के रूप में पद ग्रहण किया गया है। और ये मेघालय के दरअसल क्या होंगे, हैं न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे मेघालय उच्च न्यायालय के इतिहास में मुख्य न्यायाधीश का पद संभालने वाली प्रथम महिला बन गई हैं, इसीलिए क्या है ये चर्चाओं में है। यानी कि मेघालय राज्य में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनकी नियुक्ति होना अपने आप में मेघालय वासियों के लिए क्या है, एक गौरव का क्षण है अपने आप पे। ध्यान दीजिएगा, आपके एग्जाम में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पर खूब सारे प्रश्न बनते हैं बॉस। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति कौन करता है, शपथ कौन दिलाता है, इनको हटाए जाने का अधिकार क्या है, ऐसे बहुत सारे प्रश्न आप एग्जाम में आते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको जानते भी होंगे। अब बॉस नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में अक्सर जो है प्रश्न यहां से आते हैं और ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि आप इसको पढ़ें अपने आप में, और नहीं पढ़िएगा तो क्या कीजिएगा, गलती हो जाएगी अपने आप पे। आप जानते होंगे कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान करता है अपने आप पे। ठीक है, बाकी कोलिजियम व्यवस्था से लेकर के अलग अलग टॉपिक पर आपके प्रश्न एग्जाम में आते हैं और उम्मीद करता हूं कि आप इसको पढ़ते भी होंगे अपने आप में। और कई बार क्या होता है कि हम छोटी छोटी चीजों में चीजें नहीं कर पाते हैं। अच्छा, एक चीज और, आर्टिकल 124 क्लास 2, 124 क्लास 2, ठीक है, आर्टिकल 124 क्लास 2 और 217 क्या है ये बताओ? आर्टिकल 124 क्लास 2 और 217 आर्टिकल क्या है? मुझे इसका उत्तर आप बताइएगा तो मैं आपको मानूंगा शेर हैं आप लोग। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आर्टिकल 124 क्लास 2 जो कहता है ये उच्चतम न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करता है, और आर्टिकल 217 हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करता है। दोनों आर्टिकल 124 क्लास 2 और 217 आर्टिकल, ये दोनों आप एग्जाम में पूछा जाता है। आपके एग्जाम में यह भी पूछा जाता है बॉस कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है और उनको शपथ कौन दिलाता है? तो भैया नियुक्ति कौन करेगा बॉस? राष्ट्रपति करेगा। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ कौन दिलाएगा? वहां के राज्यपाल दिलाएंगे। ठीक है, याद रहेगा। इसी प्रकार के एग्जाम, इसी प्रकार का प्रश्न एक और बनता है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है, कौन हटा सकता है? आप कहेंगे प्रेसिडेंट। तो वहीं दूसरी पूछेगा कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है? आप कहेंगे राज्यपाल। और हटा कौन सकता है? हटाने का अधिकार प्रेसिडेंट के पास है बॉस, राज्यपाल के पास नहीं है। ध्यान दीजिएगा। और आर्टिकल 312 भी आप एग्जाम में खूब पूछता है, इसको भी याद कर लीजिएगा। और न्यायाधीशों के उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने की प्रक्रिया जो है, जो महाभियोग की प्रक्रिया है, वहां पर से भी प्रश्न आपके एग्जाम बनता है, तो महाभियोग की प्रक्रिया को भी पढ़ लीजिएगा। तो आज ही करंट अफेयर्स के बाद आप लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को पढ़िएगा और इसके प्रमुख प्रावधानों और इसके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को जरूर पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। यह मैं आपको टास्क तीसरा चौथा देता हूं, जो भी है। ठीक है, याद रहेगा बॉस। चलिए, अब ऐसे आप पढ़ते जाएंगे, ऐसे करते जाएंगे, आपका स्टैटिक और डायनेमिक प्रश्न दोनों रेडी होता जाएगा। लेकिन चैटियाते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, ना इधर का ना उधर का। ठीक है, तो मामला गड़बड़ा जाएगा। चलिए, न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे ने दरअसल न्यायमूर्ति सोमन सेन का स्थान लिया है, ध्यान दीजिएगा इसका भी। चलिए, और भारत में वर्तमान में कई उच्च न्यायालयों में महिलाएं नेतृत्व कर रही हैं, लेकिन मेघालय जैसे पूर्वोत्तर राज्य के लिए यह अपनी तरह का एक पहला गौरवपूर्ण है, अवसर है अपने आप में पूर्वोत्तर राज्यों में, है ना। फातिमा बीबी का अगर नाम जानते होंगे आप लोग, तो 1989 में वह भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बनी, सीजेआई की सती। तो अब आप बाकी ये सब जानते होंगे। ठीक है, तो अब ये चीजें क्या आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। चलिए, अब आप बताइए प्रश्न में से क्या हो जाएगा उत्तर। हाल ही में न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे ने किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय, मेघालय उच्च न्यायालय, बॉम्बे उच्च न्यायालय या फिर गुवाहाटी उच्च न्यायालय? अभी हमने आपको जस्ट बताया है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा?
मेघालय उच्च न्यायालय, बस हो गया। तो बी इज द राइट आंसर, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। आइए, साझा शक्ति अभी एक चर्चाओं में रहा है। साझा शक्ति अभ्यास केवल एक सैन्य अभ्यास नहीं है, बल्कि संकट के समय विभिन्न एजेंसियों के साथ एक काम करने की क्षमता का क्या परीक्षण है। किसी भी बड़ी आपदा, चाहे भूकंप या बाढ़ हो या आंतरिक सुरक्षा खतरे की स्थिति में सेना और पुलिस के बीच बेहतर संचार आवश्यक है। यह अभ्यास पुणे नगर निगम, एनडीआरएफ और महाराष्ट्र पुलिस जैसी एजेंसियों को एक मंच पर लाता है। कौन? साझा शक्ति। कल हमने आपसे कहा था कि भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी, सुनामी, चक्रवात, इनके बारे में पढ़ लीजिएगा। अब जरा मुझे बताओ कि कल जो मैंने आपसे कहा था कि भाई यहां से प्रश्न आपके प्री में भी, आपके मुख्य परीक्षा में भी, आपके निबंध में भी और आपके इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं। और बड़ी बात यह है कि जब आप अधिकारी बन जाते हैं तो इनसे संबंधित कार्य भी करना होता है आपको। तो मैंने जो टास्क दिया था कल आपको, क्या आप लोगों ने उसको पूरा किया कि नहीं किया? मैं जानता हूं कि आप में से अधिकतर लोगों ने नहीं किया होगा। यही आपकी अनसक्सेस का, यही आपकी असफलता का क्या है? कारण है, क्योंकि आप एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से क्या है? निकालते हैं। यह आपकी असफलता का सबसे बड़ा कारण है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बातों को समझते होंगे आप, और जो कहता हूं उसको करने का प्रयास करेंगे। आप करके देखिए बॉस, मेरी बातों को मान के देखिए, फिर देखिए कितना मजा आपको आता है करंट अफेयर्स का। इसको करिए, 40 मिनट की स्टडी से आपको 2.5 से 3 घंटे का स्टडी का आपको आउटपुट मिलेगा। करके तो देखिए ना बॉस, करते नहीं है आप लोग, पता नहीं क्या। मैडम से बताने में टाइम थोड़ा ना लगेगा। मैडम से बताइएगा तो मैडम छोड़ के चली जाएंगे, एक दिन छुट्टी मिलेगा। आजकल लड़की और लड़कियां बहुत तेज हो गए हैं बॉस, ठीक है। सबको क्या चाहिए? सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब। इफ यू आर नॉट ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो फिर आपको कोई चूज नहीं करेगा। आप बहुत बेहतर इंसान है, बड़े सच्चे दिल के इंसान है, कुछ नहीं होता है बॉस, ठीक है। लड़कियों को भी आजकल पैसा चाहिए, घूमना फिरना चाहिए, लड़कों को भी मौज मस्ती चाहिए, सुंदरता चाहिए, कुछ नहीं चाहिए किसी को। दोनों एक दूसरे के उपयोग करने आजकल, कोई किसी का नहीं भाई साहब। इसलिए अगर अपनी क्षमता का आकलन करते हुए आप लोग पढ़ाई नहीं करेंगे, सर पे से हाथ रखेंगे और रोएंगे और कुछ नहीं होगा। एग्जैक्टली मैं बात बहुत सीधी, कड़वी और स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूं। आपको अच्छी लगे तो बहुत अच्छी बात है, बुरी लगे तो आपको अपने मैटर है, मैं नहीं जानता इसमें। समय है, उस सदुपयोग कर लीजिए। जो कहता हूं किया करिए आप लोग, नहीं तो जानते हो कि मैं कैसा आदमी हूं। फिर कहेंगे हृदय से बहुत डांटते हैं। डांटता इसीलिए हूं कि आप काम नहीं करते हैं। फिर सर पे हाथ रखे रहोगे, सर नहीं हुआ सर एग्जाम, सर बड़ी मेहनत की थी। अरे बड़ी मेहनत करने से नहीं होता बॉस सिलेक्शन कम पढ़ने पर होता है, स्मार्ट तरीके से पढ़ने पर होता है। आप झुआ भर किताबें ट्रक भर के ले आओगे, अरे उससे नहीं निकलेगा यार। डेली नहीं पढ़ोगे, अब मैगजीन लेके आओगे, आंख वाली, नाक कान वाली, मुंह वाली, पेट वाली दृष्टि लेके आओगे, फिर पढ़ोगे बाद में एकदम से, क्या कीजिएगा उसको? अरे यार वो खराब नहीं है, लेकिन भाई उतना डाइजेस्ट आप नहीं कर पाओगे। आप 1 साल की मैगजीन को आप जो है 10 दिन में खत्म करना चाहते हो। हाउ इट्स पॉसिबल कि सारा चीजें आपके दिमाग में जाएं? नॉट पॉसिबल। फिर कहोगे सर ऐसा नहीं, वैसा हो गया। यहां पे तो आपको स्टैटिक डायनामिक पोर्शन दोनों कराया जाता है आपको, लेकिन नहीं कीजिएगा। फिर कहेंगे सर डांटते हैं, क्या कीजिएगा? गलती बहुत करते हैं आप लोग यार। अब वो बहुत गुस्सा मुझे इस बात के लिए आती है। आपका हमारा कनेक्टिविटी तो हमेशा बनी रहती है, आप लोग कॉल मैसेज करते हैं, लेकिन जब आपकी बातें मैं सुनता हूं तो मुझे बड़ी गुस्सा आती है आप लोग के ऊपर कि आप कर क्या रहे हो आखिर? अपने जीवन के साथ आप धोखाबाजी क्यों कर रहे हैं भाई साहब? नहीं करना है आपको, नहीं करना है। टीचर की डांट अपने आप में प्यार होता है, इस प्यार को समझने का प्रयास कीजिए। मुझे कोई शौक नहीं लगा कि मैं आपको डांटूं, लेकिन आप करेंगे बेहतर तो अच्छा लगेगा मुझे, है ना। और आप सभी समझदार हैं, ठीक है। चलिए, गुस्सा अगर हो गए होंगे तो चॉकलेट खाइएगा मेरी तरफ से। चलिए आइए, कुछ लोग का दिमाग एकदम खुल गया होगा, अरे सर सही कह रहे हैं, अभी पढ़ूंगा जाकर के, अब बस फिर जैसे फोन आएगा फिर से मदमस्त हो जाएंगे। चलिए, प्रतिभागी की बात करते हैं तो इसमें फोर्स 1, सीआईएसएफ और फायर ब्रिगेड की सक्रिय भागीदारी रहती है और जिससे एक संयुक्त कार्य योजना विकसित करने में मदद मिलती है। इसका आयोजन पुणे के खड़की मिलिट्री स्टेशन के डिग्गी रेंज में किया गया, जो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। किसको किया गया? ये जो साझा शक्ति अभ्यास है, इसको किया गया है, ठीक है ना। चलिए, अब आप बताइए भाई साहब, क्या हो जाएगा इसका उत्तर? चलिए, हाल ही में पुणे के खड़की मिलिट्री स्टेशन में आयोजित साझा शक्ति अभ्यास का मुख्य उद्देश्य क्या था? एक पॉइंट, हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना, सीमा पार आतंकवाद को रोकने के लिए खुफिया जानकारी साझा करना, नागरिक और सैन्य एजेंसियों के बीच आपदा प्रबंधन और आंतरिक सुरक्षा में समन्वय बढ़ाना, और डी है भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता का परीक्षण करना। क्या हो जाएगा इसका? तो बताओ। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन।
बताओ भाई क्या हो जाएगा इसका उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या? सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये होगा, कुछ और होगा भाई, बता दो जाई, काहे गुस्सा है आप लोग? सी इज द राइट आंसर। चलिए अब आज के लिए आपके लिए अभ्यास प्रश्न है कि साल 2026 में गणतंत्र दिवस विशेष रूप से क्यों महत्वपूर्ण है? संविधान की 75 वर्ष पूरे होने के कारण, वंदे मातरम की 185वीं वर्षगांठ के कारण, आजादी के 80 वर्ष पूरे होने के कारण, या फिर नए राष्ट्रीय गीत की घोषणा के कारण? किस कारण से जो है इस बार 2026 का गणतंत्र दिवस क्या है जो है चर्चा में है? अब आज आपके लिए प्रश्न है, नेहरू रिपोर्ट के प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा कीजिए। नेहरू रिपोर्ट आपके प्री के लिए भी और आपके मेंस के लिए भी क्या है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, पढ़ लीजिएगा इसको, लिखिएगा इसको, बताइएगा मुझे 125 वर्ड्स में इसको लिखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगर कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 8604409201 पर। ठीक है ना, इस पे आप कॉल मैसेज करके अपना आंसर मुझे भेज सकते हैं, मैं चेक कर दूंगा। ठीक है ना, या कोई दिक्कत होगी तो भी आप कॉल मैसेज कर सकते हैं। कल प्रश्न हमने आपसे पूछा था, नगरीकरण के कारण उत्पन्न सामाजिक और पर्यावरणीय समस्याएं क्या हैं? यह प्रश्न हमने कल आपसे पूछा था, तो आइए देखते हैं। नगरीकरण यानी कि अर्बनाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके निबंध के लिए, आपके प्री के लिए, आपके मेंस के लिए, सबके लिए। तो नगरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें ग्रामीण जनसंख्या का शहरों की ओर प्रवासन होता है, मतलब एक तरीके से माइग्रेट करते हैं, और शहरी क्षेत्रों का तीव्र विस्तार होता है। भारत में आर्थिक अवसरों, औद्योगिकरण यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और बेहतर सुविधाओं की कारण नगरीकरण तेजी से बढ़ा है। हम अच्छी सुविधाएं चाहते हैं, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहते हैं, लच्छी लाइफ स्टाइल चाहते हैं, इसलिए हम गांव से शहर की ओर जाते हैं। किंतु इसके साथ कई सामाजिक और पर्यावरणीय समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। कई सारे सोशल एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं इस के लिए। क्या समस्या है? नंबर 1, झुग्गी झोपड़ियों का विस्तार हो जाता है। आवासीय सुविधाओं की कमी के कारण लोग शहरी गरीबी झुग्गियों में रहने को मजबूर होते हैं। बेरोजगारी और असंगठित क्षेत्र का विस्तार, शहरों में रोजगार की सीमित क्षमता के कारण छिपी बेरोजगारी बढ़ती है। असमानता और गरीबी, अमीर गरीब के बीच खाई बढ़ती जा रही है, जिससे सामाजिक तनाव उत्पन्न होता है। अपराध और सामाजिक असुरक्षा, भीड़ भाड़, बेरोजगारी और गरीबी के कारण अपराध दर में वृद्धि होती है। मूलभूत सेवाओं पर दबाव बढ़ता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और परिवहन जैसी सेवाओं पर अधिक दबाव पड़ने लगता है। नगरीकरण से उत्पन्न पर्यावरणीय समस्याएं क्या है? नंबर 1, वायु प्रदूषण होता है बहुत बड़े स्तर का। जल प्रदूषण और जल संकट भी उत्पन्न हो जाता है अपने आप पे। ठोस अपशिष्ट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की समस्या होती है। और ये जो टॉपिक आपका है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये आपके एग्जाम के लिए क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। हरित क्षेत्रों में कमी हो जाती है और शहरी उष्माद्वीप प्रभाव, अर्बन हीट आइसलैंड इफेक्ट भी अपने आप देखने को मिलता है। ये क्या अर्बनाइजेशन से होने वाली समस्याएं हैं। निष्कर्षतः नगरीकरण विकास की अनिवार्य प्रक्रिया है। बिल्कुल डेवलप अगर आप होना चाहते हैं तो अर्बनाइजेशन एक अपने आप पे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, लेकिन असंतुलित यानी कि इनबैलेंस और अव्यवस्थित नगरीकरण सामाजिक और पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म देता है। अतः सतत नगरीकरण, स्मार्ट सिटी योजना, हरित अवसंरचना और प्रभावी शहरी नियोजन के माध्यम से इन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है अपने आप पे। तो अगर हम इन सब पर काम करेंगे तो हम आगे बेहतर काम कर सकते हैं। दैट्स इट, बस। तो ये हो गया छोटा सा हमारा अपडेट, और कल मिलेंगे। इसके अलावा अभी आप चाहें तो हमारे कोर्सेज में एनरोल होकर के अपने आप कोर्स ले सकते हैं। इसके लिए आप जो भी कोर्स आपको लेना है, लेखपाल का, बीओ का, ठीक है, और लोअर पीसीएस का, आरओ 26 का, उस सभी के लिए उस कोर्स का नाम लिख करके आप दिए गए नंबरों पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो ये छोटी सी अपडेट थी, बाकी मिलेंगे हम लोग कल। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। मेरी कोई बात बुरी लगा करे तो उसको छोड़ दिया करिए, क्योंकि टीचर का डांट क्या है, अपने आप में आशीर्वाद होता है। इसलिए, और डांट को अगर सही रूप में अपने लिए लेंगे तो निश्चित तौर पर आप क्या हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे बॉस, है ना। बाकी मेरा पूरा सपोर्ट है, कहीं कोई दिक्कत हुआ करे हृदय आपके साथ में खड़े रहते हैं, हमेशा आपके साथ में खड़ा रहता हूं। कहीं कोई समस्या रहा करे, दिल खोल के आप मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट है। थैंक यू सो मच, बाबा के टेक केयर, थैंक यू। क्या आप लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की आरओ परीक्षा में सफल होकर सचिवालय में समीक्षा अधिकारी जैसे प्रतिष्ठित पद पर चयनित होना चाहते हैं? क्या आपके पास व्यस्त दिनचर्या या व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण नियमित पढ़ने के लिए समय की कमी है, इसलिए एक दिन में आप 8 से 10 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं? क्या आपका संकल्प है कि सचिवालय में समीक्षा अधिकारी बनना ही बनना है और आप उसके लिए सही मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं? यदि आपके इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हाँ हैं, तो आपकी खोज अब समाप्त होती है और आपके सपने को साकार करने के लिए आगामी समीक्षा अधिकारी परीक्षा की सुव्यवस्थित तैयारी हेतु डी-कोड एग्जाम लाया है अभ्युदय बैच। अभ्युदय बैच में आपको आगामी आरओ परीक्षा के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के पूरे पाठ्यक्रम को अभी से एक साथ बहुत ही बेसिक लेवल से वीडियो लेक्चर,
PDF नोट्स, टेस्ट सीरीज और उत्तर लेखन कार्यक्रम के माध्यम से पूरे विस्तार से पूर्ण कराया जाएगा। हमारे अभ्युदय बैच की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें साप्ताहिक टारगेट्स के अनुसार कम से कम 5 घंटे भी पढ़कर कोई अभ्यर्थी पूरा पाठ्यक्रम अच्छे से तैयार करके परीक्षा में सफलता अर्जित कर सकता है। अभ्युदय बैच में अनुभवी और समर्पित शिक्षकों द्वारा आधारभूत मानक पुस्तकों एवं स्रोतों पर आधारित पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे पाठ्यक्रम को सभी आयामों से कवर किया जा सके। इस बैच में पाठ्यक्रम को इस विस्तार से पढ़ाया जा रहा है कि इसमें प्रवेश लेकर आप न केवल ROA-RO परीक्षा बल्कि अन्य कई समकक्ष परीक्षाओं को भी एक साथ ही टारगेट कर सकते हैं। यानी इस परीक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी व्याकरण, रीजनिंग, मैथ, हिंदी आलेखन, निबंध आदि के विस्तृत अध्ययन से आप पूर्ण आत्मविश्वास से किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की PCS प्रारंभिक परीक्षा में भी इस बैच को पढ़कर सफलता प्राप्त की जा सकती है। इस बैच में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार एक सप्ताह में मात्र 18 से 20 वीडियो लेक्चर देखने होते हैं, जो आप प्रतिदिन 4 से 5 घंटे का समय निकालकर आसानी से पढ़कर तैयार कर सकते हैं। ये बैच ऑनलाइन जरूर है, परंतु इस बैच में छात्रों और शिक्षकों के बीच सीधे संवाद के लिए प्रक्रिया निर्धारित है, जिससे अभ्यर्थी अपनी शंकाओं का व्यक्तिगत समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आपके संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाना ही अभ्युदय बैच की आधारभूत संकल्पना है। हमारा ये आत्मविश्वास संस्थान के 5 वर्षों की कठिन साधना की परिणति है। डीकोड एग्जाम संस्थान अपने 5 वर्षों के सफर में ROA-RO परीक्षा में 45 से अधिक चयन सुनिश्चित करवाकर एक विश्वसनीय संस्थान के रूप में विख्यात है। इसलिए बिना किसी संशय के पूर्ण विश्वास के साथ आप भी हमसे जुड़कर अपनी सफलता का नया अध्याय लिख सकते हैं। इस बैच से जुड़ने के लिए हमारे संस्थान के नंबर 8604409201 अथवा 9506742546 पर व्हाट्सएप या कॉल करके बैच की पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अभी 500 शुरुआती छात्रों को विशेष छूट भी प्रदान की जा रही है, इसलिए इस अवसर का लाभ उठाने के लिए अतिशीघ्र प्रवेश लेकर अभ्युदय बैच से जुड़े। प्रवेश के लिए अभी संपर्क करें और शुल्क में छूट प्राप्त करें।